ससुर की वसीयत। एक दिन मैं मार्केट से घर लौट रही थी तो मोबाइल की घंटी बजी। मैंने मोबाइल ऑन किया। उधर से किसी ने बताया कि सुनीता, तुम्हारे ससुर जी नहीं रहे, तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। यह सुनते ही मैं बस सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं, क्योंकि ऑफिस में ऑडिट पार्टी आई हुई थी। जब ऑडिट चल रहा होता है तब प्राय साहब लोग छुट्टी देने से कतराते हैं। मैंने तत्काल साहब को फोन लगाया और उन्हें ससुर जी के अवसान की सूचना दी। घर आकर तत्काल में अपना रेल टिकट बुक किया। जल्दी से सूटकेस तैयार किया और रेलवे स्टेशन पहुंची। इंदौर जाने वाली ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी। मैं दौड़कर S7 कंपार्टमेंट में घुस गई। मेरे सीट पर बैठते ही गाड़ी चल दी। सीट पर बैठते ही यादों की नदी दिल की जमीन पर आने लगी। ससुर जी का चेहरा रह रह कर याद आ रहा था। सच कहूं तो मेरा दिल ये मानने को कतई तैयार नहीं था कि ससुर जी नहीं रहे। गाड़ी जैसे जैसे रफ्तार पकड़ने लगी वैसे वैसे मुझे अपने जीवन का एक एक घटनाक्रम याद आने लगा जो उनके साथ जुड़ा हुआ था। मुझे आज भी याद है, मैं ब्याह कर अपने ससुराल आई थी। जब मैंने पहली बार ससुर जी के पैर छुए थे तब उन्होंने कहा था, एक बात हमेशा याद रखना, इस घर को अपना मायका कभी मत समझना, हमेशा यही याद रखना कि यह तुम्हारा ससुराल है। मैं उनका ये कठोर वचन सुनकर दंग भी हुई और डर भी गई थी। दरअसल मेरे पति सुमित मिलिट्री में थे। शादी के लिए वे 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर आए थे। शादी के तत्काल बाद हम हनीमून के लिए मनाली गए और वहां से लौटने के बाद महाबलेश्वर पुणे गए। इस घूमने फिरने के दौरान दिन कैसे कट गए ये हमें पता ही नहीं चला। उनकी छुट्टियां खत्म हो गई और वे फिर कश्मीर चले गए। जब एक दिन हम महाबलेश्वर में सनसेट पॉइंट पर बैठे थे तो बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि अपनी ड्यूटी के तहत सीमा पर रहने के दौरान हमें पूरी तरह चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि सीमा पार से हमारी सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ की संभावना हमेशा बनी रहती है। फिर सीमा पार से दुश्मन की सेना कभी भी सीज फायर तोड़कर गोलीबारी करती रहती है। इसीलिए हमेशा हमें सजग रहना पड़ता है। हमारी छोटी सी गलती या भूल हमारे लिए जान का खतरा बन सकती है। जब उनकी यह बात पूरी हुई तब मैंने सवाल किया, आप मुझे कश्मीर घुमाने कब ले जाएंगे? तब तत्काल जवाब देते हुए बोले, सुनीता, अगली बार जब इंदौर आऊंगा तब तुम्हें अपने साथ कश्मीर ले जाऊंगा। उनके कश्मीर पहुंचने का फोन आया और उसके अगले ही दिन सुबह 5 बजे फोन की घंटी बजी। मेरे ससुर जी ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, मैं कर्नल सिन्हा बोल रहा हूँ। मुझे ये खबर देते हुए दुख हो रहा है कि कल रात कुछ आतंकवादियों ने हमारी सीमा पर आक्रमण कर दिया। उनके साथ लड़ते हुए आपके बेटे सुमित शहीद हो गए। उधर से टेलीफोन बंद हुआ और इधर मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो उन्होंने 90 तुले सपाट शब्दों में पति के शहीद होने का समाचार सुनाया। तब उनकी बात सुनकर मुझे लगा, इनको अपने बेटे के शहीद होने का गम है भी या नहीं। कोई अपने सौतेले बेटे की मौत पर भी इतना सख्त नहीं बना रह सकता। कोई पिता इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, ये सोचकर मैं हैरत में थी। और उनके निधन के 1.25 महीने बाद मेरे माता पिता पेरी छुड़ाने की रस्म अदा करने के लिए मेरे ससुराल आए। जब मेरे पिताजी ने ससुर जी को भी हमारे साथ चलने के लिए निवेदन किया तब वह बोले, आप सुनीता को अपने साथ ले जाकर अपनी रस्म अदायगी करो। मैं इन प्राचीन ढकोसलों को नहीं मानता। पापा जी उनका जवाब सुनकर स्तब्ध रह गए। करीब 10 दिन मैके में रहने के बाद मैं पुनः अपने ससुराल आ गई। कुछ दिन तक ससुर जी ने मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं किसी कोने में बैठकर दिन भर रोती रहती, लेकिन उन्होंने अपना सोशल वर्क बिल्कुल उसी तरह चालू कर दिया जैसे पहले किया करते थे। मैं कोने में बैठी बैठी सोचती रहती कि ये कैसे पिता हैं जिनके चेहरे पर अपने बेटे के मरने का गम तक नजर नहीं आता। एक दिन जब हम साथ बैठे थे तब मैंने ही उनसे पूछा कि बाबूजी, क्या आपको सुमित की याद नहीं आती?
मैं तो उनके गम को अपने हृदय से अलग नहीं कर पा रही हूँ। तब उन्होंने अपनी आग्नेय आंखों से मेरी तरफ देखा और बोले, जिस दिन से उसने मिलिट्री ज्वाइन की उसी दिन से मैंने अपना हृदय कठोर कर लिया था। मैं जानता था कि एक न एक दिन इस तरह की खबर मुझे सुनने को मिल ही सकती है। फिर जो देश के लिए शहीद हो गया है उसका गम क्यों करें? हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा देश के काम आ गया। उनके कठोर वचन सुनकर मैं दंग रह गई। कुछ दिन और बीते। मैं अक्सर उदास बैठी रहती थी। एक दिन वे मेरे कमरे में आए और बोले, यह है क्या? तुम दिन भर बिस्तर पर एक लाश की तरह पड़ी रहती हो। सुमित की मौत हुई है या तुम्हारी? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबूजी, आप मेरा दुख नहीं समझ सकते। मेरा इतना कहना हुआ ही था कि वे बोले, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता? अरे नादान, मैंने भी अपनी जवानी में अपनी जीवन संगनी को खोया था। तब सुमित केवल 5 बरस का था और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता। यदि तुमने तुम्हारा सुहाग खोया है तो मैंने भी अपना एकमात्र सहारा खोया है। बाबूजी, मेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं भ्रम चाल में हूँ कि मैं अब क्या करूँ। मेरी बात उन्होंने गंभीरता पूर्वक सुनी और फिर अपनी विशिष्ट शैली में वह बोले, तुम इस गम को अपने से दूर हटाओगी तब तो कुछ अपने बारे में सोच सकोगी ना। कुछ दिनों बाद एक दिन ससुर जी मेरे पास आए और बोले, बेटी, आज से तुम अपनी जिम्मेदारी भरी जिंदगी शुरू करो। फिर उन्होंने मुझे गैस की बुकिंग कैसे करते हैं यह बताया। कुछ दिनों के बाद वह मुझे बैंक ले गए और वहां के काम समझाए। फिर एटीएम ले गए, पैसे कैसे निकालते हैं यह सिखाया। टेलीफोन और बिजली का बिल भरना भी उन्होंने मुझे सिखाया। ये सब काम मैं सीख गई और करने भी लगी। पर घर के काम निपटाने के बाद जब मैं अकेली रहती तब मैं उदास हो जाती थी। एक दिन ससुर जी ने मुझे बुलाया और कहा, देखो, अब बहुत हो गया। तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। बेहतर ये होगा कि तुम फिर अपने मायके चली जाओ या फिर इस घर के अलावा कहीं और रहने चली जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई किराए का फ्लैट देखता हूँ या खुद अपने लिए मकान या फ्लैट देख लो। मैंने उनसे कई बार कहा कि मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी, तो वे बोले, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और इसे तुम्हें ही हल करना होगा। दिन प्रतिदिन उनका कठोर होता रुख देखकर मैंने तय किया कि वास्तव में अब रोने मात्र से काम नहीं चलेगा। फिर एक दिन दोपहर को मैं अपने लिए किराए का फ्लैट देखने के लिए घर से निकल पड़ी और उनके मित्र राम बिहारी की मदद से मैंने एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वहां रहने भी चली गई। अब मैं यहाँ अकेली थी। फिर घर और बाहर का कामकाज मुझे ही करना पड़ता था और उनकी पेंशन हर माह मिल रही थी, इसलिए कोई आर्थिक परेशानी मुझे नहीं थी। शाम को समय मिलता तब मैं बालकनी में जाकर बैठ जाती और रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को निहारती रहती। इस प्रकार मेरी शामें गुजरने लगी। लेकिन दोपहर में अक्सर मैं बोर हो जाती तो मैंने कंप्यूटर सीखने के लिए एक क्लास ज्वाइन कर ली। 3 माह में मैंने ऑफिस अकाउंटिंग सीख लिया। एक दिन शाम को मैं टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देख रही थी। तब मिसेस राम बिहारी आ गई। मैंने उनके लिए चाय बनाई। चाय की चुस्कियां लेते हुए वे बोली, सुनीता, मेरे ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट खाली है। यदि तुम ट्राई करो तो वह पोस्ट तुम्हें मिल सकती है। यदि जॉब मिल गया तो तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और नए लोगों से मेलजोल भी बढ़ने लगेगा। लेकिन मुझे तो काम करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। मैं बेसाख्ता बोल पड़ी। देखो सुनीता, अनुभव तो काम करने के बाद ही आता है ना। मुझे उनकी बात अच्छी लगी और मैंने अगले ही दिन नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे दी। करीब 1 सप्ताह बाद मुझे साक्षात्कार की सूचना मिली। मैंने बहुत गंभीरता से साक्षात्कार की तैयारी की। अगली शाम मिसेस बिहारी ने घर आकर मेरे चयन की बात बताई और उसके अगले दिन ही मुझे नियुक्ति पत्र भी मिल गया। मैं यूं ही तो खाली थी। मैंने दूसरे दिन ही नौकरी ज्वाइन कर ली। अब मेरे पास जॉब था और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। एक शाम सामान जमाते हुए मैंने पाया कि ससुर जी के घर से सामान शिफ्ट करने के दौरान गलती से उनके लॉकर की चाबी मेरे सामान में साथ आ गई है। शाम को ऑफिस से मैं सीधे ससुर जी के यहाँ पहुंची। उस समय वे सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक में व्यस्त थे। मुझे देखते ही बोले, बैठ जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, क्या तुम लॉकर की चाबी लौटाने आई हो? उनकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ
कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं लॉकर की चाबी देने आई हूँ? मेरा आश्चर्य से भरा चेहरा देखकर वे बोले, बेटी, मैंने जानबूझकर ही लॉकर की चाबी तुम्हारे सामान के साथ रख दी थी। दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम चाबी अपने पास रखती हो या मुझे वापस करती हो। मैंने टी टेबल पर लॉकर की चाबी रखी और उनको अभिवादन कर लौटी लगी। तब वे बोले, सुना है तुम नौकरी करने लगी हो और तुम्हारी अपने ऑफिस के मैनेजर के साथ बहुत पड़ती है। मैंने स्वाभिमान पूर्वक लेकिन धैर्य के साथ उनसे कहा, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ और वह मेरे अधिकारी हैं, इसलिए कई बार मुझे उनके केबिन में जाना पड़ता है। अब इसे लोग किस नज़र से देखते हैं और क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मैं नहीं पालती। मेरा जवाब सुनकर उन्होंने गर्दन नीचे कर ली। मैंने उनके चरण छुए और फिर घर चली आई। मैं घर जरूर चली आई, लेकिन ससुर जी की ये बात मेरे कानों में बार बार टकराती रही कि सुना है तुम नौकरी करने लगी हो और तुम्हारी अपने ऑफिस के मैनेजर के साथ बहुत पड़ती है। क्या इरादा है? मुझे लगा कि यह बात अब मुझे यहाँ चैन से नौकरी करने नहीं देगी। अतः मैं रविवार को हमारे जीएम के बंगले पर उनसे मिलने गई। उन्होंने पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं अपना ट्रांसफर भोपाल करवाना चाहती हूँ। मुझे मालूम पड़ा है कि वहाँ पीआरओ का पद रस्तोगी जी के सेवानिवृत्त होने से खाली है। यदि आप मेरा तबादला वहाँ करा सके तो मैं आपकी आजीवन आभारी रहूंगी। मैंने विनम्रता पूर्वक अपनी बात उनके सामने रखी। लेकिन आप तो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, क्या आप पीआरओ का काम संभाल सकेंगी? सर, मुझे लगता है कि मैं अब किसी भी पद पर काम करने के लिए समर्थ हूँ। कल ऑफिस में आप तबादले के लिए आवेदन मेरे पास पहुंचा दीजिएगा। उनका इतना कहते ही मैंने उनका अभिवादन किया और घर लौट आई। अगले दिन मैंने आवेदन पत्र जीएम साहब के केबिन में पहुंचा दिया। करीब 1 माह बाद मुख्यालय से मेरा तबादला भोपाल होने के आदेश आए। मैंने अपना तबादला भोपाल करवा लिया। यह जानकर मिसेस राम बिहारी सहित ऑफिस के सभी साथी आश्चर्यचकित थे। अगले दिन ऑफिस में मेरा विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह के बाद मैं सीधे ससुर जी से मिलने के लिए उनके यहाँ गई। मुझे देखते ही वह बोले, सुनीता, तुमने अपना तबादला भोपाल करवा लिया है ना? उनकी बात सुनकर मैं फिर आश्चर्यचकित रह गई। मेरे तबादला करवाने की खबर उनको कैसे मिली? उन्होंने नौकर से कहकर मेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाया और बोले, सुनीता, भोपाल पहुंचने के बाद तुम्हारे घर का पता मुझे तत्काल भिजवा देना। देखो सुनीता, इसमें देर मत करना। भोपाल आने के 2 दिन बाद ही ऑफिस के एक कलीग की सहायता से मैंने एक मकान किराए पर ले लिया और नए पते की जानकारी ससुर जी को भेज दी। मुझे भोपाल आए केवल 3 ही महीने हुए थे और आज कुछ जरूरी सामान लेने मार्केट गई तो मार्केट में घर पहुंचने के दौरान यह सूचना मिली कि ससुर जी अब नहीं रहे। ये घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह गुजर गया। गाड़ी स्टेशन पर स्टेशन आगे बढ़ते हुए इंदौर पर आकर रुकी। मैं गाड़ी से उतरी और ऑटो करके ससुर जी के घर पहुंची। मेरे पहुंचने से पहले ही उनकी अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी हो गई थी। मैंने अंतिम बार उनका चेहरा देखा और उनके चरण स्पर्श किए। अब वे एक शव के रूप में मेरे सामने थे, पर उन्हें देखकर लग रहा था मानो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। उनका आग्नेय स्वभाव उनके चेहरे पर अभी भी वैसा ही आ रहा था। उनके भाई के लड़कों ने अर्थी को कंधा दिया और उनकी अंतिम यात्रा चल पड़ी। अगले दिन मुझे मेरे चचेरे देवर ने एक फाइल सौंपी। मैंने एक एक करके उसके कागज पलटना शुरू किए। ससुर जी ने मेरे नाम वसीयत लिखी थी, जिसमें सारी संपत्ति और रुपये पैसे मेरे नाम लिखे थे। वसीयतनामे के बाद अंत में एक चिट्ठी थी जो उन्होंने मेरे नाम लिखी थी, जिसमें लिखा था कि प्रिय बेटी सुनीता, आशीर्वाद। ये पत्र तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। तुम मेरा स्वभाव देखकर आश्चर्यचकित थी और आजीवन आश्चर्यचकित ही रहोगी। मैंने जानबूझकर तुम्हें अपने घर से निकलने के लिए विवश कर दिया ताकि तुम अपने कमरे के कोने से बाहर निकलकर दुनियादारी को समझ सको। मिसेस राम बिहारी को बुलाकर मैंने ही उन्हें तुम्हारे पास भेजा था ताकि तुम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आवेदन करो। दरअसल मैंने मिसेस राम बिहारी से जानकारी लेकर ही तुम पर तुम्हारे मैनेजर के साथ ज्यादा घुलने मिलने का आरोप लगाया था। बेटी,
मैं ये चाहता था कि तुम यथा समय अपने लिए एक योग्य जीवन साथी तलाश लो। इसके लिए मुझे तुम्हारे ऑफिस का मैनेजर उपयुक्त भी लगा, लेकिन मेरी इस बात का जवाब तुमने अपना तबादला भोपाल करवाने के रूप में मुझे दिया। बेटी, जमाने के बदलने के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। वैसे भी अकेली स्त्री का जीना आजकल बहुत दुश्वार हो गया है। समय रहते यदि तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो शादी अवश्य कर लेना। बेटी, जो मर गया उसके साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। मुझे चिंता यह थी कि यदि तुम्हें इस कदर निराश जिंदगी व्यतीत करने की आदत पड़ गई तो तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास अथाह धन दौलत हो तो भी जीवन की खुशियां सिर्फ पैसे से तो नहीं मिलती। इसलिए मैं भी अपना तन मन धन सामाजिक कामों के लिए लगाता रहा। बेटी, मानव होने का अर्थ है समाज में रहना, जबकि तुमने अपने आप को एक कमरे के एक सुने कोने में कैद कर लिया था। अब मैं जानकर बहुत खुश हूं और संतुष्ट भी कि तुमने जिंदगी को फिर से जीना सीख लिया है। और मैं यही चाहता था। अब जो कुछ तुम्हारा है, अब इस वसीयत के जरिए तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम्हारा ससुर नहीं, बल्कि बाबूजी। उनकी एक चिट्ठी पढ़कर मैं मन ही मन बहुत परेशान हुई और लगा कि काश अपने ससुर जी की विचार शक्ति को पहले जान पाती तो उनके बारे में वह सब कुछ नहीं सोचती जो अकेलेपन में बैठे बैठे सोचती रहती। उनके पत्र में लिखी इस बात की मैं समय रहते किसी जीवन साथी को पसंद कर लूं, इस पर भी विचार कर रही हूँ। उपयुक्त साथी मिलने पर मैं उनकी इस बात पर भी जरूर अमल करूंगी। और सुमित की यादें और उनके साथ बिताए गए लम्हे तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे ही। वक्त बीतता गया। सुनीता ने बाबूजी की अंतिम इच्छा पूरी की। सुनीता को एक अच्छा हमसफर मिल गया जिसका नाम संजय था। सुनीता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम सुनीता ने सुमित रखा, और वो बाबूजी की वसीयत का हकदार भी था। संजय सुनीता को बहुत प्यार करते थे और अब संजय और सुनीता अपने बेटे के साथ अपने छोटे से परिवार में सुखी जीवन का आनंद ले रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।